ये दोस्तों अब समझते हैं प्रेसिडेंट के बारे में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है। देखिए आर्टिकल 52 से 78 तक संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति पद के लिए जो भी प्रावधान है उनका मेंशन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति होता क्या है, ये हेड होता है इंडियन स्टेट का। ठीक है, जैसे पीएम होता है तो पीएम है गवर्नमेंट का हेड है। ठीक है, और जो ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक, और एक तरह सिंबल का काम करता है भारत के यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडरिटी के लिए। ठीक है, ये सब एकजुटता कहेंगे इसे हिंदी में। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं जो कि आर्टिकल 54 में ऐसा मेंशन है, ठीक है, कि इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा होगा, जो राष्ट्रपति का चुनाव जो कौन कौन से उम्मीदवार करेंगे। ठीक है, तो पहली बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल इलेक्टेड मेंबर होंगे। ठीक है, बोथ हाउस। ठीक, जैसे आपने सुना होगा राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अब यहाँ बात करेंगे तो वोट देगा कौन, राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं। ठीक है, जो भी हों 545 और जो भी मिला के 700 समथिंग आते हैं, ये देंगे वोट। अगला है यहाँ भी इलेक्टेड मेंबर होंगे। ठीक, कहाँ से, लेजिस्लेटिव असेंबलीज से, सारे स्टेट की। जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी में 403 इलेक्टेड हैं। ठीक, उसी तरह दिल्ली में 70 इलेक्टेड हैं। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में जो भी सीटें होंगी तो उनके जो एमएलए होंगे विधानसभा में वो यहाँ पे चुनाव में भाग लेंगे। और जो इलेक्टेड मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी के, जैसे कि दिल्ली है, पुदुचेरी है, अब यहाँ तो JNK भी होगा। 55, ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार से कराया जाएगा। ठीक है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि भाई हम डायरेक्टली जा कर के वोट नहीं करते प्रेसिडेंट के लिए, चुनाव के लिए हम करते हैं वोट, MP और MLA को हम चुनते हैं और MP और MLA जा कर के हमारे बिहाफ पे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, सीक्रेट बैलेट है। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमें EVM पे देना होता है। ठीक है, जनरल इलेक्शन में, लेकिन यहाँ अभी भी बैलेट पेपर ही यूज़ हो रहा है। अब बैलेट पेपर सीक्रेट है। ठीक है, एक हमारा आया था एक्ट 1985 में 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ में ये प्रावधान है कि अगर कोई भी पार्टी से आप चुनाव जीते हैं और आप मेंबर हैं और अगर ये कोई भी व्हिप निकाला जाए कि ये काम आपको करना है, किसी मुद्दे पे आपको वोट देना है, उपस्थित होकर किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, अगर ऐसा व्हिप का उल्लंघन होता है आपके द्वारा तो आपकी सदस्यता चली जाती है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई व्हिप जारी नहीं होती, क्योंकि ये जो चुनाव है वही सीक्रेट है, किसी को पता ही नहीं है किसने किसको वोट दिया है। इससे मतलब आप समझिए कि जो जैसे अंतरात्मा की आवाज़ एक इंदिरा गांधी जी ने दिया था 1969 के इलेक्शन में। चलिए मैं उसके बारे में आपको एक बार बताता हूँ, और जिन साथियों को ये घटना पता होगी वो अगले सेक्शन पे स्विच कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प पे चले जाएंगे। ठीक है, हुआ यूँ था कि 1969 में हमारे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन जी, जो कि इनका देहांत हो गया था ऑफिस में ही। ठीक है, ये अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके जगह डॉक्टर जाकिर हुसैन की जगह बने VV गिरी, क्योंकि ये उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे ये चुनाव में नहीं लड़ने वाले थे, ये तो प्रेसिडेंट बने थे, कार्यकारी प्रेसिडेंट बने हुए थे। तो उस समय कांग्रेस में कुछ समझिए गुटबाजी या जो भी रहा हो है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो उसमें नीला संजीव रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, तो वो थोड़ा से उनका स्टेचर उनका बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं है कि जैसे आप समझ लीजिए कि अगर पावरफुल थी उस समय इंदिरा गांधी तो सेकंड नंबर पे वो हुआ करते थे। अब इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हों। ठीक है, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जी की इतनी चली नहीं, तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन गए नीलम संजीव रेड्डी। अब चूँकि ये कांग्रेस के ज़्यादातर वोट हुआ करते थे उस समय में, अब हुआ यूँ कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ये कहा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और एक अच्छा राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट चुन लें। ठीक है, तो VV गिरी ने क्या किया कि यहाँ से दिया इस्तीफ़ा राष्ट्रपति पद से। अब देखिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है और कार्यकारी राष्ट्रपति जो थे वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब यहाँ जब सीट खाली हो गई तो यहाँ पे उस समय के जो CGI थे, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो वो बने
एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद वीवी गिरी गए चुनाव लड़ने। चुनाव में क्या हुआ कि बहुत ही मामूली अंतर से, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री खुद सपोर्ट में आ गई थी, ठीक है, और सामने से नहीं लेकिन पीछे से, ऐसा बताया जाता है कि बहुत मामूली अंतर से हार हुई थी। वीवी गिरी जीते हुए थे और नीलम संजीव रेड्डी को इतना बड़ा झटका लगा कि वो वापस से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेकर के वापस चले गए आंध्र प्रदेश, अपनी मतलब किसानों की राजनीति जो वो करते थे, ठीक है। तो यहीं से ये कोट बड़ा फेमस हो गया, अंतरात्मा की आवाज़। बाद अब 1977 में आई थिंक नीलम संजीव रेड्डी दोबारा जब राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने आए, तो देखिए उस साल क्या हुआ था कि 37 कैंडिडेट थे। 37 कैंडिडेट ने पर्चा भरा था कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया, नीलम संजीव रेड्डी के मतलब नॉमिनेशन को छोड़ के 36 लोगों के नॉमिनेशन ही कैंसिल कर दिए थे। अब इस बात से यहाँ पर इलेक्शन हुआ था, पहले जैसे कहा जाता है नीलम संजीव रेड्डी इकलौते ऐसे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो निर्विरोध जीते हैं, ठीक है। एक बार तो उनके खुद की पार्टी ने उन्हें हरा दिया और दूसरी बार वो निर्विरोध जीते। देखिए इसके बारे में इसलिए बताया कि वो 1967-69 अराउंड की उस टाइम की घटना थी। ये 1985 का कोई भी ऐसा एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान नहीं हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अब समझेंगे। जैसे कि हर राज्य की जनसंख्या अलग है, ठीक है। हर राज्य की जनसंख्या अलग है तो वहाँ के एमएलए की वोट वैल्यू अलग अलग आएगी, यानी जितनी जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ के एमएलए की वोट वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे आप एग्जांपल लेंगे, आप ये याद कर लीजिए उमा, ठीक है, सॉरी UMW, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, ये सबसे ज़्यादा वोट वैल्यू उत्तर प्रदेश के पास है, फिर महाराष्ट्र के पास और थर्ड पे, ठीक है। ऐसा क्यों है क्योंकि भाई आपको पता है यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, यहाँ 80 MP हैं और एमएलए कितने हैं 403, तो इनकी वोट वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है कि जैसे आपको एक ही वोट नहीं देना, आपको प्रेफरेंस में वोट देना है। जैसे मान लो 3 कैंडिडेट है A B C, तो आप जैसे आपको जिसको भी वोट देना है, मान लो आप चाहते हैं कि B को आप बनाना चाहते हैं प्रेसिडेंट, तो आपने B को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, ठीक है। फिर आपने कहा कि नहीं अगर ये नहीं बनता है तो A बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी दूसरी पसंद A बन गए और C आपकी तीसरी पसंद है। मान लीजिए इस तरीके से आप वोटिंग करेंगे तो आपका ये वोट ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। मान लीजिए कि इसने B को दिया वोट, अगर B नहीं बन पाए तो आपने जिसको प्रेफर किया होगा सेकंड नंबर पे, जैसे है A को आपने प्रेफर किया है, तो आपका जो वोट है वो A को दे दिया जाएगा, B को ना दे करके। तो इस तरीके से सिंगल, आपने वोट तो सिंगल ही दिया लेकिन वो ट्रांसफ़र हो गया। तो आप समझते हैं कि क्या फार्मूला यूज़ किया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है कि सबसे पहले वोट वैल्यू निकाली जा रही है एमएलए के वोट की, ठीक है। तो जिस स्टेट का वो एमएलए होगा वहाँ उस स्टेट की क्या है पॉपुलेशन को देखा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई भी आप कल्पनीय संख्या अपने अपने स्टेट की ले लीजिए, मान लीजिए ये 20 करोड़ जनसंख्या हो गई है यूपी की, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर कितने होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, तो ये होंगे यहाँ पे 403, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे 1/1000 से डिवाइड कर देंगे। अब ऐसे करने पे आपको जो भी वैल्यू मिल जाएगी वो होगी यूपी के हर एमएलए की वोट वैल्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, एमपी की वोट वैल्यू समझते हैं। एमपी के वोट वैल्यू में होगा क्या, जैसे आपने एक स्टेट यूपी का निकाला है उसी तरीके से दिल्ली का होगा, बिहार का होगा, राजस्थान का होगा, ठीक है, मिज़ोरम, त्रिपुरा, इन सभी के होंगे। अब इन सभी के वोट वैल्यू जोड़ दिए जाएं, जितने एमएलए हैं सब स्टेट की, सबकी वोट वैल्यू जोड़ ली जाए, ठीक है। तो टोटल वोट वैल्यू, वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट, ठीक। अब अगला क्या करेंगे, इसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जो पार्लियामेंट का दिया तो इसका मतलब है कि लोकसभा में जो शामिल हैं, ठीक है, राज्यसभा में जो शामिल हैं, लेकिन दोनों इलेक्टेड होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है 12 नॉमिनेटेड होते हैं, उन्हें हटा करके वो इलेक्टेड मेंबर से यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी वो एक एमपी की आएगी, ठीक है। जब एमपी कहा जाए तो राज्यसभा का भी और लोकसभा के दोनों एमपी ही कह जाएंगे। फिर अब देखिए इलेक्टोरल कोटा क्या होता है, ठीक है। इसमें नियम ये है कि अगर आप, मिनट में थोड़ा स्क्रीन साफ कर लूँ, ठीक है। इसमें नियम ये है कि आप अगर 50% ऑफ वोट वैल्यू, ठीक है, अपने 50% ऑफ वोट वैल्यू मिल गई प्लस
+1, 50% ऑफ वोट वैल्यू एंड +1। जैसे ही किसी कैंडिडेट को मिलता है वो इलेक्शन को विन कर लेता है। ये थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है, तो इसमें कभी कभी विवाद भी होते हैं। मान लीजिए अगर कोई विवाद हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट। जो भी डिसीजन वो देगी, डिस्प्यूट जो भी होगा उसका जो भी फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट देगी डिसीजन, और यही होगा, उस डिसीजन को फाइनल माना जाएगा। ठीक है, और भी कुछ बातें जानते हैं। यही सबसे पहला सवाल आता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के जो बनाने वाले लोग थे उन्होंने ऐसा क्यों किया कि राष्ट्रपति जो कि हेड ऑफ स्टेट है उसका चुनाव इनडायरेक्टली कराया। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट, ठीक है, प्रेसिडेंट क्या होता है भाई, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, रियल पावर तो हमको पता है पीएम के पास होती है। ठीक है, पीएम भले इनके बिहाफ पे काम करता है पर रियल पावर इन्हीं के पास है। ठीक है, और वही हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। अब आप सोचिए, प्रेसिडेंट को हमने इलेक्ट किया डायरेक्टली, ठीक है, और चूँकि उसको लोगों ने किया। ठीक है, अब भाई देखिए, संविधान को जो शक्ति का स्रोत माना जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना में ही लिखा है। तो अगर पावरफुल लोग संविधान को जो शक्ति दे सकते हैं, वो व्यक्ति अगर चुनाव करे किसी व्यक्ति का और उस व्यक्ति को पावर ही नहीं दी जाए कोई रियल, तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए इनडायरेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने अच्छा समझा। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं। अब देखो क्या हो रहा है। आपने देखा होगा लोकसभा या जनरल इलेक्शन या वो बाई इलेक्शन जो भी होते हैं उनमें कितना खर्च आता है। ठीक है, अब वेरी कॉस्टली, और ये टाइम भी लगता है। ये पैसे और ये समय ये किसका होता है, हमारे टैक्स पेयर का। ठीक है, आप भी जैसे आपने पार्ले जी बिस्किट भी खरीदा तो आप जीएसटी दे रहे हैं, तो जो टैक्स आप दे रहे हैं वो कहीं बर्बाद ना हो, उसको बचाने के लिए भी एक तर्क दिया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कि भाई इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें बनाना तो सिंबॉलिक हेड है, तो जब सिंबॉलिक हेड बनाना है तो इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिकल पर्सन। चलिए देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उन्होंने कुछ क्रिटिसिज्म भी उनका हुआ कि अच्छा क्यों ऐसा है कि जैसे आपको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों कहा जा रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई लोकसभा में तो एससी और एसटी के लिए सीटें रिज़र्व हैं। अगर सीटें रिज़र्व हैं तो उस हिसाब से उनके प्रोपोर्शनल में लोग चुने जाते हैं। लेकिन जब यहाँ एक ही पद चुनना है, ठीक है, राष्ट्रपति तो कोई एक ही बनेगा। अगर एक राष्ट्रपति बनता है और अलग अलग पॉपुलेशन, स्टेट की अलग अलग पॉपुलेशन है, तो यहाँ प्रपोर्शन कहाँ हुआ। ठीक है, तो इसे कहा गया कि क्यों ना इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बजाय प्रेफरेंशियल या अल्टरनेटिव वोट सिस्टम कहा जाए। ठीक है, फिर अगला हुआ था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पे। हुआ ये जैसे कि आप वोट दे रहे हैं ए, बी और सी को। ठीक है, आपने बी को 1 दिया था, 2 दिया था, यहाँ 3 दिया था। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ए बी नहीं बनता है तो बी का वोट ट्रांसफ़र हो गया ए को। अगर ए भी नहीं बना तो ये ट्रांसफ़र हो गया सी को। तो कहने का मतलब है कि फिर ये सिंगल वोट कहाँ हुआ, फिर तो हम इसे प्लूरल वोट कहें। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। एक अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो क्या होता है। ठीक है, आपको सिटीजन होना होता है इंडिया का, 35 ईयर्स आपके पूरे होने चाहिए। ठीक है, आप लोकसभा के मेंबर बनने की योग्यता रखते हो। ठीक है, जो भी योग्यता उस समय में रहे, पार्लियामेंट अलग अलग समय पर डिसाइड करती है, तो जो भी योग्यता रहेगी वो योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अगला है कि आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे संविधान में कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लियरली डिफाइन नहीं है, मेंशन है, डिफाइन नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट या इनकी जो जजमेंट है, जैसे उन्होंने ये डिक्लेयर करा है कि जो प्रेसिडेंट है, सिटिंग प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, यूनियन गवर्नर है, ठीक है, स्टेट या उसमें मिनिस्टर है, तो ऐसा इन्हें इन पदों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद नहीं समझा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप एमएलए हैं कहीं, ठीक, अब आप चाहते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने। ठीक, तो अगर भाई अब क्या होता है कि जैसे आप राष्ट्रपति बनते हैं, आपका एमएलए का पद ख़त्म हो जाता है, लेकिन उस समय आप एमएलए हैं तो इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट ही क्वालिफाई होंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भाग लेने के लिए। कुछ और जानकारी लेंगे। देखिए होगा क्या कि अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने चाह रहे हैं तो आपको 50 इलेक्टर क्या करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे। ठीक है, और 50 इलेक्टर क्या करेंगे, आपको समर्थन करेंगे। ठीक है, सेकेंडर कराएंगे। ठीक है, प्रस्तावक और समर्थक
ठीक है। अब होता क्या था 1974 या उसके पहले ये चलता था कि लोग, बहुत सारे लोग आ जाते थे कैंडिडेट, जैसे अभी आपको बताया था मैंने 77 में ही 37 लोगों ने नॉमिनेशन रखा था। ठीक है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना होगा 15,000 का, लेकिन अगर आपने 1/6 वोट नहीं सिक्योर किया इसमें तो ये 15,000 रुपये जब्त कर लेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। काम परेशान करोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो कुछ तो करेगी ना। ठीक है। अब देखिए ओथ के और अफर्मेशन के बारे में बात करें तो इसके लिए आर्टिकल 60 जो है इसमें मेंशन है। ठीक है। अब भूलिएगा मत कि शेड्यूल 3 में जो भी ओथ या अफर्मेशन दी गई है उसमें मिनिस्टर के लिए, पीएम के लिए, ठीक है, एमएलए, इन सबों के लिए प्रारूप दिया गया है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए दिया गया है किसमें, आर्टिकल 60 में। ये क्वेश्चन एक बार यूपी पीसीएस में पूछा भी गया है, बहुत सारे लोगों ने शेड्यूल 3 मार्क किया था, आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि आप जो कसम खाएगा, ठीक है, जो ओथ अब लेगा या लेगी, तो प्रेसिडेंट के लिए क्या होगा कि वो प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, डिफेंड करेगा किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ को। ठीक है। अब वो अपने आप को डिवोट करेगा सर्विस में, किसके, वेलबींग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं उनकी सेवा के लिए। ठीक है। ओथ ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जो भी जज होगा कोर्ट में अवेलेबल, वो राष्ट्रपति के ओथ को कंडक्ट कराएगा। चलिए समझते हैं, कुछ कंडीशन है जो कि फुलफ़िल होनी चाहिए अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। आप मेंबर नहीं होने चाहिए, एमपी एमएलए नहीं होने चाहिए अगर आप ऑफिस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है। ऑफिस में ज्वाइन करते समझिए जैसे कि अगर आप एमएलए हैं और आपने ऑफिस ज्वाइन करा, ऑफिस ज्वाइन करते ही होगा क्या कि आपकी जो पीछे की सीट होगी, एमपी हैं या एमएलए हैं, वो सीट अपने आप वैकेट हो जाएगी। ठीक है। आपको ऑफिशियल रेजिडेंस मिलेगा। ठीक है। सैलरी, अलाउंस और प्रिविलेज जो है ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, समय समय पर करती है। पहले ये जैसे अभी 2018 से पहले ये 1.5 लाख हुआ करता था। ठीक है। लेकिन उसके बाद से अब है 5 लाख रुपए सैलरी। आपको सेक्रेटरियल स्टाफ रखने हैं और ऑफिस के खर्चे के लिए भुगतान किया जाएगा। ठीक है। आपको पर्सनल इम्यूनिटी होगी। ठीक है। पर्सनल इम्यूनिटी, लीगल लाइबिलिटी ऑफ ऑफिशियल एक्ट। ठीक है। अगर आप राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए जो भी काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप राष्ट्रपति के पद से हटे तो फिर आपके ऊपर ये इस बात के लिए कार्रवाई हो। आखिर भाई वो वैसे भी उसके बिहाफ पे बस नाम लिया जा रहा है, सारे काम किए जा रहे हैं, सारी ट्रीटी हो रही है, सारे फैसले हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि भाई राष्ट्रपति जब पद से हटे तो पता चला कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, भाई तुम जब राष्ट्रपति थे तो तुमने ऐसा किया था। ठीक। आपको इम्यूनिटी मिलती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, अगर आपने पर्सनल एक्ट में किए हैं तो भी। ठीक है। अब आप समझिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग से तो आपको मिलती है, लेकिन मान लीजिए जैसे ही आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपके ऊपर कोई चली, ठीक है, कोई हीनियस क्राइम है, कोई ऐसा क्राइम है, तो इसे संविधान का वायलेशन माना जाएगा। आपने वायलेशन करा, फिर आपको ये पद छोड़ना पड़ेगा। आप नहीं छोड़ेंगे, इम्पीचमेंट हो जाएगा, और जैसे इम्पीचमेंट होगा आप अपने पद से हटेंगे, उसके बाद आपके पर्सनल एक्ट में किए गए क्रिमिनल एक्ट के लिए पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, वहाँ आपको इम्यूनिटी। लेकिन आपको ऐसा है कि आप राष्ट्रपति हैं जब तक आपको पुलिस नहीं गिरफ्तार करेगी। ठीक है। आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जब तक आप पद पे हैं, आपको जेल में नहीं डाला जा सकता है। ठीक है। मान लीजिए कि आपने अपने पर्सनल कैपेसिटी में, ठीक है, कोई आपने सिविल प्रोसीडिंग आप पे चल रही है, तो वो सिविल प्रोसीडिंग अगर स्टार्ट भी करनी है तो कम से कम 2 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। तब जाके वो सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ऑफिस का होगा 5 साल के लिए। ठीक है। और ये स्टार्ट उसी दिन से होगा जिस दिन आप ऑफिस में एंटर करते हैं। ठीक। रेजिग्नेशन आपको देना है तो आप देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति इस्तीफा दे रहा है तो सबसे बड़ा पद उपराष्ट्रपति का है, और उसके बाद वो ये इन्फॉर्मेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दोनों राज्यसभा लोकसभा को बताएगा। ठीक है। पीएम को बताएगा और आगे पब्लिक करेगा। ठीक है। और जब तक अगले प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो जाता है सक्सेसर का, तब तक उन्हें बने रहना। मान लीजिए कि आपका टेन्योर पूरा हो गया 5 साल का, ठीक है, लेकिन आपका जो सक्सेसर है अगला चुनाव होके नहीं आया, अगर चुनाव होके अगला जब तक नहीं आता तब तक ही आप बने रहेंगे राष्ट्रपति। ठीक है। आप एलिजिबिलिटी रखते हैं री इलेक्शन की।
आपका इम्पीचमेंट हो सकता है अगर आप राष्ट्रपति हैं और आपने वायलेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन का, तभी आपका इम्पीचमेंट हो सकता है। ठीक है, ये डिफ़ाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये कहीं किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसे स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 1/4 मेंबर ऑफ हाउस, चाहे जिस भी हाउस का हो, जो चार्ज फ्रेम करेंगे। ठीक है, 1/4 मेंबर की साइन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सूचना नहीं दी जाएगी, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है, अब भाई देख लो, तुम्हें लगता है तो तुम रिज़ाइन कर दो। ठीक है, अगर ऐसा हो गया 14 दिन के बाद, तब जाकर के ये रेजोल्यूशन पास होगा। वैसे अभी तक इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है, अगर हुआ भी है तो 14 दिन से पहले या तो लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं या तो फिर वो रेजोल्यूशन ही वापस हो जाता है। ठीक है, अगर ये रेजोल्यूशन पास किया गया, ठीक है, मेजॉरिटी से 2/3 की, अगर 2/3 की मेजॉरिटी से ये पास किया गया, ठीक है, तो ये दूसरे हाउस को दे दिया जाएगा। ठीक है, ये जो 2/3 की मेजॉरिटी होगी, ये जिस भी हाउस में होगा उसके टोटल मेंबरशिप के हिसाब से 2/3 होना चाहिए। ठीक है, अगर 545 है अगर लोकसभा की, तो आप समझिए कि इसको आप इसका 2/3 आप लेंगे। ठीक है, और जब ये हाउस पास हो जाएगा तो ये दूसरे हाउस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और ये वहाँ पे दूसरा हाउस इस जो चार्ज लगाए गए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या राष्ट्रपति पे जो चार्ज लगाए गए हैं वो सही हैं या नहीं। मान लीजिए आप पे चार्जेस लगे हैं तो आपको ये अधिकार होगा कि आप इन्वेस्टिगेशन में अपीयर हो सकें। ठीक है, अगर अदर हाउस भी सस्टेन करता है और 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास कर देता है तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑफिस से। अब जो रिजोल्यूशन है पास माना जाएगा। अब इसको कहते हैं पार्लियामेंट की क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। तो अगर पूछा जाए कि आप पार्लियामेंट के पास क्वासी जुडिशियल प्रोसेस की पावर है, तो हाँ बिल्कुल है। नॉमिनेटेड मेंबर जो होंगे, ध्यान रखिएगा, किसी भी हाउस के पार्टिसिपेट करेंगे। ये क्या रहा था, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो ये नॉमिनेटेड मेंबर ने इलेक्शन में वोट नहीं डाला था। ठीक है, लेकिन जब इम्पीचमेंट होगा तो एमपी जो भी होंगे नॉमिनेटेड वो भी वोट डालेंगे। ठीक इसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्टेट की थी, उन्होंने इलेक्शन में तो वोट डाला था लेकिन इम्पीचमेंट में ये वोट नहीं डालेंगे। ठीक है, वो ऐसा इसलिए किया गया है कि थोड़ी प्रोसेस स्टडी हो जाए, क्योंकि ये मामला अब सदन के अंदर का है तो ये वहीं निपटा लेते हैं लोग। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट रहता है तब कई कुछ कारणों से हो सकता है, जैसे कि अगर एक्सपायरी हो जाए, 5 साल पूरे हो गए, दोबारा फिर से चुनाव होगा। ठीक है, या फिर कोई प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे। ठीक है, या तो फिर इम्पीचमेंट हो जाए या फिर तो डेथ हो जाए, जैसा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी और फ़खरुद्दीन अली अहमद जी के साथ हुआ। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग है कि जब अब्दुल कलाम जी गए थे, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए नॉमिनेट हुए थे, तो उस टाइम पे भी लोग उनसे कहते थे, देखिए सरकार, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो इतने मुस्लिम प्रेसिडेंट बने, कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। लेकिन अब्दुल कलाम जी ने कहा कि भाई मैं तो पूरा करके ही जाऊँगा, देख लेना तुम, और उन्होंने किया भी। खैर, अब एक और कंडीशन है कि जैसे अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर दे, इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दे, मतलब कि अमान्य घोषित कर दे, उस समय पद खाली हो सकता है, ऑफिस खाली रह सकता है। एक शब्द इस्तेमाल होता है इंटरेग्नम। ये होता है कि दो राजाओं के जैसे इंग्लैंड में राजा ए और राजा बी के बीच जब पद खाली रहता था, ठीक है, या तो किसी कारण से डेथ हो या कोई भी कारण रहा हो, उस कारण से, तो ये बीच के पीरियड को कहते थे इंटरेग्नम। ठीक है, अगर वैकेंट है, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या अदरवाइज, देन इलेक्शन शुड बी विदिन 6 मंथ, होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर वो जो कार्यकारी राष्ट्रपति होंगे वही कुछ दिनों तक और रहेंगे, जब तक कि इलेक्शन कंडक्ट ना जाए। वैसे इलेक्शन कमीशन एक टारगेट रखती है कि वो 60 डेज़ में कंप्लीट कर लेगी सारी प्रोसेस, तो 6 महीने में वो आसानी से कर लेती है। अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा प्रेसिडेंट, अच्छा वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सीजीआई बनेगा। अरे सीजीआई, अच्छा वो भी नहीं, अरे खैर ये तो मजाक की बात होगी, लेकिन देखिए सीजीआई अगर नहीं होगा तो कोई तो सीनियर मोस्ट जज होगा जो कि सीजीआई के पद पे काम करने लगेगा, तो सवाल वही नहीं उठता कि ऐसा प्रश्न किया जाए। खैर फिर भी लोग बड़ी शरारत करते हैं प्रश्नों के साथ।
अब बात करते हैं कि पावर और फंक्शन, किस तरीके की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पद में निहित हैं और साथ ही साथ क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। सेकंड है लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर। ये सारे पावर कैटेगराइज किए गए हैं, ठीक है। आगे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की। एग्जीक्यूटिव पावर देखिए, सभी जो एग्जीक्यूटिव पावर होंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगी, ठीक है। चाहे वो कोई ट्रीटी हो, चाहे कोई व्यापार हो, या कोई भी जो भारत सरकार जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाएंगे यूनियन के द्वारा, वो राष्ट्रपति के नाम पे होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति रूल बना सकता है, ठीक है, जैसा वो कन्वीनियंट समझे। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए, ठीक है, एलोकेशन ऑफ सेड बिजनेस, इन सब के लिए कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, इन सब से रिलेटेड रूल्स बना सकता है। प्रेसिडेंट रूल बना सकता है, मैनर को स्पेसिफाई कर सकता है कि उसके जो ऑर्डर हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, वो एग्जीक्यूट कैसे होंगे, ठीक है, या फिर उसके नाम से जो हो रहा है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं, ये सारी चीज़ों से संबंधित वो नियम बना सकता है। इसका और एक एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ही कार्य करते हैं साध पर्यंत, ठीक है। और अदर मिनिस्टर के भी अपॉइंटमेंट करता है। एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, इन सभी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। ये इसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं। राष्ट्रपति इंफॉर्मेशन मांग सकता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो यूनियन का एडमिनिस्ट्रेशन होगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग सकता है सीधे प्रधानमंत्री से। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कह सकता है कि कोई बिल अगर कंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसी घटना हुई जहाँ की संबंधित मंत्री ने कोई भी डिसीजन लिया, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच नहीं प्रेजेंट कर पाया है, तो ये राष्ट्रपति कह सकता है प्राइम मिनिस्टर से कि आप उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में उस मुद्दे को रखवाइए जिस पर चर्चा हो सके, ठीक है। राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकता है कमीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कंडीशन क्या है देश में, एससी की, एसटी की या अदर बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है, जो हमारे ये कहते हैं ना वल्नरेबल क्लास हमारे यहाँ है, तो उनके उत्थान के लिए वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकता है इंटर स्टेट काउंसिल को, और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूनियन टेरिटरी के, जो क्लियर कर सकता है किसी भी एरिया को, एनी एरिया पूरे भारत में, शेड्यूल एरिया, ठीक है, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख रेख कर सकता है। तो ये सारी अभी तक जो हमने पढ़ा ये एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। बात करें राष्ट्रपति की तो लोकसभा को समन कर सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। वो समन कर सकता है जॉइंट सिटिंग को, दोनों हाउसेस की, लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ, जिसको प्रिसाइड करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। अब एड्रेस भी कर सकता है पार्लियामेंट को, एक तो कब, जब जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन हो तब कर सकता है, और उसके बाद जो फर्स्ट सेशन होता है हर साल स्टार्टिंग का, यानी जिसे हम बजट सत्र भी कहते हैं, उसको भी एड्रेस कर सकता है। या फिर पार्लियामेंट को मैसेज भी कर सकता है कि बिल बहुत सारे पेंडिंग हैं, उनके संबंध में मैसेज कर सकता है, ठीक है। वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी मेंबर को लोकसभा से या राज्यसभा से। यदि लोकसभा में स्पीकर का पद और डिप्टी स्पीकर का पद दोनों खाली हो, तो उस दौरान लोकसभा या फिर राज्यसभा का अध्यक्षता कौन करेगा, इसके लिए जो नियुक्ति है यानी अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति कर सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करेगा, जो कि खेल, कला, विज्ञान आदि संस्कृति से संबंधित क्षेत्रों से आते होंगे। फंक्शन की बात करें प्रेसिडेंट की, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, इनकी अगर डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा है तो ऐसे प्रश्न पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके डिसीजन प्रेसिडेंट लेगा, ठीक है। कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनको पार्लियामेंट में लाने से पहले प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी आवश्यक होती है, ठीक है, स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। जैसे कि आप अंडर आर्टिकल 110 का जो मनी बिल या धन विधेयक होता है उसे मान सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी स्टेट की अगर कोई बाउंड्री है, अगर उसको चेंज करना है या फिर कोई नया स्टेट क्रिएट करना है, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति से पहले अनुमति या स्वीकृति लेनी आवश्यक है, ठीक है। यदि पार्लियामेंट के दोनों सदनों से बिल पास होकर के राष्ट्रपति तक पहुंच गया है
तो राष्ट्रपति कुछ एक्ट परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि या तो बिल को एक्सेंट दे दे, ठीक है, मंजूर कर ले, या तो फिर अपनी मंजूरी, अपनी स्वीकृति रोक ले, ठीक है, या तो फिर रिटर्न कर दे बिल को, ठीक है। अगर मनी बिल होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मनी बिल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ ही आता है, ठीक है। हाँ, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है, यानी अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो भी रिपोर्ट्स राष्ट्रपति के पास यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगी, उसे वो पार्लियामेंट के समक्ष रखेगा या रखवाएगा, जैसी परिस्थिति हो। चलिए, हम बात कर रहे थे कि ऑर्डिनेंस के बारे में। देखिए ऑर्डिनेंस से, चलिए मैं पहले ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूँ। देखिए ऑर्डिनेंस क्या होता है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, जब कानून बनाने के लिए, ये इमरजेंसी के लिए अध्यादेश का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। लेकिन ये क्या कंडीशंस है, ये कब अध्यादेश एक राष्ट्रपति जारी कर सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उसको हम पहले समझते हैं, ठीक है। नंबर 1 आप मान लीजिए कि जब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, देखिए राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है, ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है, अगर या फिर सेशन में नहीं हो सकती है, या फिर दोनों सेशन में नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 पे। अब मान लीजिए जैसे कि अगर दोनों सेशन में हैं, ठीक है, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों सेशन में हैं, और राष्ट्रपति ने 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी कर दिया, लेकिन अगर ऐसा कर भी दिया तो ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट की कानून बनाने की पावर है वो ज़्यादा है प्रेसिडेंट के लेजिस्लेशन से, जो उसके ऑर्डिनेंस के तहत उसको मिलती है। राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगे कि जो परिस्थितियां इस समय हैं उस समय में अध्यादेश लाना जरूरी हो, यानी कि वो संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो कि अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, ऐसी परिस्थिति में ज़रूरी है कि किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के तुरंत कानून बनाया जाना चाहिए, तो वो ऐसे कंडीशन में ऑर्डिनेंस रिलीज़ कर सकता है। सेटिस्फाइड करने वाला, ठीक है, वर्ड है। अब कहने का मतलब कोई कभी भी सेटिस्फाई हो क्या ना हो, इस बारे में कोई क्वेश्चन किया जाए या ना किया जाए, इस बात पे भी प्रश्न उठते रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक क्या प्रेसिडेंट के जो सेटिस्फैक्शन का ग्राउंड है, ठीक है, उसको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो एक केस आया था 1970 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है, कूपर, इस केस का नाम था कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि यदि प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन की बात है, तो अगर कोई ग्राउंड मिलता है मलाफाइड, ठीक है, एक यूँ कहें बुरा इंटेंशन मिलता है, ठीक है, या गलत इंटेंशन या गलत प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस को लाने के लिए उसको पे क्वेश्चन किया जा सकता है या प्रश्न उठाया जा सकता है, ठीक है। अब बात समझिए इसको, ठीक है। अब ऐसा देखिए हो प्रैक्टिकली बात तो ये है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, किसी भी मुद्दे पर, चाहे जो भी उनके हिसाब से ठीक होता है उस समय उस परिस्थिति के लिए, वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट को सरपास करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर पार्लियामेंट को सरपास करने की कोशिश की जा रही है तो ये उचित नहीं माना जाएगा। ये तो मुद्दा था कि कोर्ट ने कहा कि भाई हम सेटिस्फैक्शन के को मॉडिफाइड के ग्राउंड पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब 1975, ठीक है, उस केस के बाद क्या हुआ कि 38 अमेंडमेंट, देखिए ये वही समय है जब इंदिरा गांधी पावर में थी, ठीक है। तो 1975 में जो 38 अमेंडमेंट हुआ, उसमें ये साफ कह दिया कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन का ग्राउंड है ये बिल्कुल कंक्लूसिव है और जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। समझिएगा बात को, क्या जा रहा है, यानी वो कोई भी अगर यूनियन गवर्नमेंट है तो वो क्या कर सकती है, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को सरपास करके, क्योंकि प्रेसिडेंट को सारा काम करना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे, ठीक है। अगर एड एंड एडवाइस पे काम कर रहे हैं प्रेसिडेंट, तो पता चला कि पार्लियामेंट को सरपास करने के लिए कभी कभी मॉडिफाइड इंटेंशन भी प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन का ग्राउंड बन सकता है, ठीक है। लेकिन 1975 के जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने के बाद ये संभावना और बढ़ गई कि अननेसेसरी ऑर्डिनेंस जारी किए जाएंगे और पार्लियामेंट को सरपास किया जाएगा। लेकिन फिर बाद में आया 44वां संशोधन, आप कह सकते हैं 44th अमेंडमेंट, ठीक है। 44th अमेंडमेंट के साथ क्या हुआ कि जो ये प्रोविज़न था
उसको वापस ले लिया गया और अब सेटिस्फेक्शन का जो ग्राउंड है, ठीक है, ये कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये समझिएगा कि मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा जब पावर में नहीं है, उस टाइम तक के लिए तो अध्यादेश की पावर बिल्कुल समझिए कि व्यापक है, ठीक है, को एक्सटेंसिव है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, एक तो पहली बात कि पार्लियामेंट जहाँ तक कानून बनाती है, जहाँ तक उसकी सीमा है उतना तक ऑर्डिनेंस भी बना सकता है। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब जो दोनों सदन संसद के सेशन में नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, फिर प्रश्न उठता है क्या ऑर्डिनेंस से हम फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि आर्टिकल 13 में ये बताया गया है कि अगर कोई भी विधि ऐसी बनाई जाती है, ठीक है, कि जो भी लॉ बनाया जाता है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, ठीक है, तो उसको वहीं से नल एंड वॉइड, उतने उस एक्सटेंट तक नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। दोस्तों तीसरा पॉइंट है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट बताता हूँ आपको, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि जब भी ऑर्डिनेंस लेके आया गया, ठीक है, जब सदन में नहीं है, उसके बाद जैसे ही पार्लियामेंट दोबारा से सदन में आती है, ठीक है, रीअसेंबल होती है, तो उसके 6 सप्ताह के अंदर, 6 वीक के अंदर क्या करना होगा कि इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव या डिसअप्रूव होना होगा, ठीक है। यदि ये अप्रूव हो जाता है, ठीक है, तो ये कंटिन्यू रहेगा, एक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन ये अप्रूव नहीं होता है तो ये इसकी कहानी समझो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो कभी ऐसा भी होता है कि 6 वीक से पहले ही पार्लियामेंट इसको डिसअप्रूव कर देती है, ठीक है, और ये ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाता है। दोनों सदनों से अप्रूवल होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए पहला सदन 6 वीक के अंदर बैठा, ठीक है, और जो दूसरा सदन है वो 4 महीने बाद बैठा, तो क्या होगा, तो ये वाली जो यहाँ की डेट है इसे काउंट किया जाएगा। तो जैसे ये माना जाता है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से ज़्यादा का, 6 मंथ से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैक्सिमम लाइफ माने किसी ऑर्डिनेंस की तो वो होगी 6 मंथ। मान लीजिए यहाँ 6 वीक में हो गया यहाँ फैसला किसी एक सदन में, और उसके बाद 6 मंथ के बाद ही मैक्सिमम कोई सदन बैठेगा, यानी कि 6 मंथ 6 वीक ही किसी भी ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ हो सकती है यदि उसे अप्रूवल ना मिले। अब मान लीजिए दोस्तों ये हुआ कि कोई भी ऑर्डिनेंस आया, अब उस ऑर्डिनेंस को 6 वीक के अंदर किसी भी सदन में नहीं रखा गया है। अगर किसी भी सदन में नहीं रखा गया तो ऐसी परिस्थिति में जो भी काम उस ऑर्डिनेंस के रहते हुए होंगे, ठीक है भाई, अब ऑर्डिनेंस आया किसी कानून से संबंधित है तो कोई ना कोई काम तो हुआ होगा, तो उस काम को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। भले वो वहाँ से अप्रूव हो या ना हो, कोई मतलब नहीं उसका, लेकिन ये वैलिड भी होगा और इफ़ेक्टिव भी होगा जब तक कि पार्लियामेंट इसके बदले कोई दूसरा कानून न लेके आ जाए। ये वो चाहे जब भी चाहे अपना ऑर्डिनेंस वापस ले सकता है, चाहे वो 6 वीक का वेट करने की ज़रूरत नहीं, वो आज दे ऑर्डिनेंस ले आए और 2 दिन बाद वापस ले ले, उसमें कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन ये भी समझने की बात है कि जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग की जो पावर है प्रेसिडेंट की, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन मतलब उसके विवेक के ऊपर निर्भर नहीं है। जो भी अगर ऑर्डिनेंस लेके आता है या नहीं लेके आता है तो इस पर क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही लेके आएगा, अपनी मर्जी से नहीं ला सकता, ठीक है। जैसे बाकी के लेजिस्लेशन काम करते हैं, ठीक है, कानून काम करते हैं कि मान लीजिए आज लागू हुआ है तो रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पीछे के समय से, मान लीजिए 10 अप्रैल 2014 को ऑर्डिनेंस लेके आया गया और ये बोला गया कि भैया 1996 से ये कानून लागू हो गया, तो ये काम ऑर्डिनेंस से भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। इसकी सहायता से कोई भी टैक्स लॉ है, ठीक है, तो टैक्स लॉ को भी चेंज किया जा सकता है और ये वैलिड भी होगा। कोई टैक्स रिलेटेड लॉ बनाया है तो ये उसको रिपील भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन एक काम नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रपोज नहीं कर सकता, ठीक है, ये लिमिटेशन है। और देश के संविधान की बात करें जैसे यूके और यूएस की, तो उनसे रिलेटेड मतलब वहाँ ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, ठीक है, लेकिन इंडिया के संविधान में ऐसा है। राम अम्बेडकर जी ने बनाया था तो उन्होंने इसके मतलब जस्टिफिकेशन भी दिया कि मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि उस समय सदन नहीं है, ठीक है, और कानून ज़रूरी है बहुत ही, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी या कोई भी ऐसा इशू है आ जाए, तो ऐसे में क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए, तो उसके लिए अम्बेडकर जी ने ये प्रावधान का पक्ष लिया था, ठीक है।
प्रश्न होता है कि अगर 352 जो नेशनल इमरजेंसी है, अब इसके अंदर जो पावर होती है, ठीक है, उससे और इससे कन्फ्यूजन नहीं होने। देखिए ऑर्डिनेंस कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन जो ये 352 वाला है ये सिर्फ या तो कोई आर्म्ड रिबेलियन हो जाए या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, ऐसी दो ही कंडीशंस में ये वाला 352 वाला लॉ लागू होगा। देखिए लेकिन लोकसभा का एक रूल है कि जैसे कि अगर कोई भी आप कानून लेके आ रहे हैं, ठीक है, रिप्लेस कर रहे हैं ऑर्डिनेंस को, मतलब कोई ऑर्डिनेंस पहले आया था, आप अब उसको रिप्लेस करके कोई कानून लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एक स्टेटमेंट ऐसा भी रखना पड़ेगा कि जो एक्सप्लेन करता हो कि भाई ऐसी क्या सिचुएशन रही थी कि आपको ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, ठीक है, आपने पहले ऑर्डिनेंस लेके आए तो ऐसी कुछ सिचुएशन रही होगी, वो सिचुएशन आपको लोकसभा में अगर जब इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने वाला कानून लेके आएंगे तो ये देना पड़ेगा। फिर भी देखिए अभी तक कोई केस सुप्रीम कोर्ट के सामने गया नहीं कि भाई ये फला ऑर्डिनेंस आया है, ठीक है, इसके बारे में कोई सुप्रीम कोर्ट पास कोई बड़ा केस गया नहीं है। तो यहाँ एक रिलेवेंट केस है, हाँ, DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। उसमें क्या हुआ था केस में कि देखो 1967, ठीक है, से लेकर 1981, ठीक। अब लेकिन ये जो कोर्ट केस आया था 1987 में आया था, ठीक है। अब इसे समझिएगा 1967 से 1981 तक जो बिहार स्टेट में जो गवर्नर थे उन्होंने 256 ऑर्डिनेंस पास किए, ठीक है। अब ये कुल मिला के कोई एक साल से लेकर 14 साल तक ये लागू रहे। तब ऐसी स्थिति में अब कोर्ट ने देखिए कहा कि अगर ऐसी कंडीशन होती है कि बार बार कोई आपकी इंटेंशन ही नहीं है कि आप पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव के थ्रू कानून को बनने दें, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ये लायबल है कि मैं भाई इसे स्ट्रक डाउन कर दूं, ठीक है। अब स्ट्रक डाउन हो जाता है, अच्छी बात है, तो ये अब भाई पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली की रिलेवेंस ही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर कानून ऐसे ही बना लिया जाए, क्या ज़रूरत है भाई, फिर तो ये एक्सेप्शनल पावर मिल गई। तो यहाँ पे हमने ऑर्डिनेंस के बारे में समझा, ठीक है। अब एक चीज़ और है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये इनके पास बिल आए, ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वीटो का, ठीक है, हम अभी इसको भी समझते हैं। देखिए दोस्तों, वीटो का मतलब होता है फॉरबिडन, ठीक है। फॉरबिडन का मतलब हो गया रोकना, ठीक है। मान लीजिए प्रेसिडेंट के पास कोई बिल दोनों सदनों से पास होकर के आया, ठीक है, तो आर्टिकल 111 यानी 111 के हिसाब से प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, या तो बिल को एसेंट दे सकता है, या तो एसेंट नहीं देगा, या तो फिर उसको रिटर्न कर देगा कि रिकंसिडर करने के लिए। अगर रिकंसिडर करके दोबारा वापस आता है तो वो उस बिल को पास करेगा, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, देखिए जैसे लक्ष्मीकांत की बुक में ये मेंशन किया गया है कि क्यों दिया गया है इसको, कि मान लीजिए पहले तो ये दिया गया क्योंकि मान लीजिए कभी होता है कि पार्लियामेंट बहुत जल्दबाजी में कोई बिल पास करती है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में एक चेक लगाने के लिए वीटो का एक पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। फिर दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई ऐसा बिल पास हो गया पार्लियामेंट से, मान लीजिए दोनों सदनों में कोई ऐसी गवर्नमेंट है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास ना हो, ठीक है, जो बिल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना हो, वो ऐसे बिल को चेक करने के लिए भी ये पावर वीटो की प्रेसिडेंट के पास आएंगे आगे, ठीक है। देखिए पूरे जितनी भी डेमोक्रेसी होती हैं अगर उनमें देखा जाए तो सारे को क्लासिफाई किया गया है इन 4 टॉपिक में, ठीक है। एक एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो, ठीक है, जिसमें जो क्वालिफाइड वीटो है ये इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है, ठीक है, ये US के प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, ठीक है, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं आत्यांतिक। तो एब्सोल्यूट वीटो में होता यह है कि जैसे कोई बिल आया प्रेसिडेंट के पास करने के लिए, मना कर देगा अपना एसेंट देने से प्रेसिडेंट। एब्सोल्यूट वीटो में प्रेसिडेंट मना कर सकता है एसेंट देने के लिए, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजे और उतनी ही मेजॉरिटी से, जितनी मेजॉरिटी से पहली बार पास हुआ था, अगर पार्लियामेंट फिर से भेज देती है वापस बिल को प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, तो उसे एसेंट देना पड़ेगा, ठीक है, सस्पेंसिव है। अब देखिए क्वालिफाइड क्या होता है इसमें कि यही जो वापस भेजा गया है, ठीक है, अगर वापस भेजा गया है तो अब इस बार लेजिस्लेचर को क्या करना होगा कि अगर पहले 10 की मेजॉरिटी है तो इस बार उसे बढ़ाकर 20 यानी उससे ज़्यादा मेजॉरिटी की पास करना पड़ेगा ताकि वो आगे पास हो सके।
ये थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में जिस मेजॉरिटी के साथ पहली बार भेजा गया एसेंट नहीं मिली और रिकंसिडरेशन के लिए आया, और सेम उसी मेजॉरिटी से बिना कोई एक भी वर्ड एडिट किए अगर वापस भेज दिया जाए तो एसेंट देने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य होता है, ठीक है। कुछ केसेस एक्सेप्शनल है, उसके बारे में अभी आगे हम बात करेंगे। एक फिर उसके बाद एक पॉकेट वीडियो है। इसमें क्या करेगा प्रेसिडेंट, अपनी जेब में रख के भूल जाएगा। आप यही समझो कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ना वो एसेंट दे रहा है, ना उसे रिजेक्ट कर रहा है, ना उसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज रहा है, ठीक है। अभी हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहले क्या होता है कि एब्सोल्यूट वीटो में, ठीक है, यूजुअली ये होता कब है, प्रेसिडेंट ऐसा कब करते हैं। देखिए, एक तो होता है जब प्राइवेट मेंबर बिल आ जाए, ठीक है। प्राइवेट मेंबर बिल अभी समझ लो कि ईगो हर्ट हो जाता है जो गवर्नमेंट है, ठीक है। मिनिस्टर के अलावा जो भी कैंडिडेट हैं वो प्राइवेट माने जाएंगे अगर उनके द्वारा कोई बिल लाया गया। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे किसी लेक्चर में। पहला ये हो गया। दूसरा सिनेरियो कब होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट बिल ही है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट बिल ही आया और उस गवर्नमेंट बिल में उस गवर्नमेंट बिल को लाने के बाद जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। अगर डिसॉल्व हो गई तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, इस पे अपनी एसेंट रोक के रखेगा, अभी इसको आगे नहीं बढ़ाएगा। एब्सोल्यूट वीटो का एक एग्जांपल देखने को मिला था 1954 में। ये राजेंद्र प्रसाद जी थे, उस समय राष्ट्रपति थे। उन्होंने क्या किया था, जो एक पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल था, ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है, इसका अप्रोप्रिएशन बिल था। तो इसके संबंध में उन्होंने एसेंट नहीं दी थी, बिल्कुल एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया था। हुआ यूँ था कि जब पेप्सू का ये बिल आया था तो उस टाइम पे यहाँ पंजाब वाले उस क्षेत्र में क्या था कि प्रेसिडेंट रूल था, ठीक है। अब प्रेसिडेंट रूल था, लेकिन जब एसेंट के लिए राजेंद्र प्रसाद जी के पास पहुंचा तो उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट रूल जो है रिवोक्ड कर लिया गया था। तो इस केस में राष्ट्रपति जी ने रोक लिया था, अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर लिया था। एक दूसरा एग्जाम्पल आया था, ठीक है, 1991 में इसका, कि उस समय आर वेंकटरमन जी राष्ट्रपति थे। और क्या हुआ कि जो लोकसभा थी, लोकसभा ने जिस दिन उसका कार्य करने का आखिरी दिन था उस दिन क्या किया, उसने बिल लेके आया और उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तो ये जो बिल था लोकसभा में लेके आया गया था, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे उनके सैलरी और अलाउंसेस से रिलेटेड बिल था। तो चूँकि देखिए ये कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने की बात है, तो अब ऐसे ये एक तरीके से मनी बिल हो गया समझिए, ठीक है। और इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। अब चूँकि प्रायर परमिशन तो ली नहीं गई थी, लोकसभा ने आखिरी दिन इसे भेजा था, ठीक है। तो जब आखिरी दिन भेजा गया था तो इसलिए इसको माना नहीं गया और आर वेंकटरमन जी ने इसे विदड्रॉ कर लिया था। दोस्तों अब बात करते हैं कि सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, ठीक है। सस्पेंसिव में क्या हो गया, देखिए सस्पेंशन आप शब्द सुने ही होंगे। सस्पेंशन में होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई बिल आया प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट ने ये बोला कि भाई अभी जो है इसको एक बार और रिकंसिडर करिए और इसमें जो प्रावधान है उनको फिर से चेक करिए, चाहे जो भी मामला हो। देखिए ये आम बात लगती है, लेकिन गवर्नमेंट की काफ़ी बेइज्जती होती है इसमें। तो ऐसे में मतलब क्वेश्चन उठती है और जनता हमेशा नज़र रखती है ऐसे केस में कि भाई ऐसा क्या कारण है कि प्रेसिडेंट ने बिल को रोक के रखा है, सस्पेंड कर रखा है और दोबारा भेजा गया है, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा होता है कि अगर दोबारा ये देखिए सस्पेंड कर दिया कुछ देर के लिए और उसके बाद अगर दोबारा पार्लियामेंट क्या करती है, सेम टेक्स्ट के साथ वापस उसको पास करके फिर से एसेंट के लिए भेजती है, तो अब इस सिचुएशन में राष्ट्रपति जो है तो बाध्य होगा अपनी एसेंट देने के लिए, ठीक है। देखिए यूएसए में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब जिसे हम कहते हैं ना क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो में बस इतना सा ही अंतर है कि आप ये समझिए कि यहाँ पे सेम टेक्स्ट को सेम मेजॉरिटी से पास करके भेज दिया गया एसेंट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ यूएसए में ऐसा होता है, अगर प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया इसे, तो अब जो है कि जो वहाँ के सीनेट है, सीनेट क्या करेगी, तो और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं वो दोनों लोग मिलके इसे, अब पहले अगर 10 की मेजॉरिटी से भेजा था तो इस बार इसको 20 की मेजॉरिटी यानी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ इसको भेजना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। वीटो है ये देखिए मनी बिल के केस में यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मनी बिल होगा क्या, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से ही आ रहा है, तो यहाँ ये सस्पेंशन वाला काम नहीं होगा, ठीक है। पॉकेट वीटो के बारे में, ठीक है। देखिए पॉकेट का मतलब आपको पता होगा, आपके जीन्स में तो आजकल होगी ही होगी,
तो उसमें होता ये है कि प्रेसिडेंट क्या करता है, अपने पॉकेट में रखता है और भूल जाता है, ना तो वो एसेंट देता है, ना ही वो उसे रिजेक्ट करता है, ना ही उसे वो रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेजता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हुए हैं कि एक एग्जाम्पल आप देखेंगे। देखिए यूएसए में क्या होता है कि यूएसए के अगर प्रेसिडेंट है तो उन्हें 10 दिन के अंदर क्या करना है कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करना है, पॉजिटिव या निगेटिव। लेकिन यहाँ पॉकेट वीटो वाले केस में नहीं होता है। अब देखिए एक एग्जांपल आया था 1986 की बात है। ठीक है, उस टाइम उस समय हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, तो एक बिल आया था, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रावधान ऐसे थे कि जो प्रेस है उसके कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या कर रहे थे, वायलेट कर रहे थे, या फिर उस पर विवाद था यूँ कहिए। और इस विवाद से बचने के लिए ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया, इस पे अपना वीटो जो है इस्तेमाल किया, पॉकेट वाला, और इसे ना एसेंट दी ना रिकन्सिडरेशन के बजाय, मतलब कोई एक्शन लिया ही, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये 1989 में, ठीक है, जब नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट आई तो उस टाइम में क्या हुआ कि आर वेंकटरमन जी ने ये भेज दिया लोकसभा में रिकन्सिडरेशन के लिए। और जो गवर्नमेंट थी नेशनल फ्रंट की, उसने कहा कि अब हम ये बिल पास नहीं करते, मतलब उसने खुद ही बिल को दोबारा एसेंट के लिए भेजा नहीं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, इस केस में प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं है अगर उसके पास चला गया। देखिए ये चीज़ें बताई गई हैं 24th अमेंडमेंट में। ठीक है, ये 1971 में आया था और इसमें ये बताया गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास तो उसके पास ऐसे केसेस में कोई भी वीटो पावर नहीं होगी। ये कहीं ऑब्लिगेटरी कंडीशन होती है कि उसे आपको उस पर एसेंट देनी ही होगी। देखिए दोस्तों, अगर स्टेट से रिलेटेड उसकी बात करें कि तो आर्टिकल 200 में, ठीक है, गवर्नर के पास ये कंडीशन होगी कि जैसा 111 में प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, कि या तो वो बिल को एसेंट दे दे या तो फिर बिल पे एसेंट ना दे। ठीक है, या तो लेजिस्लेचर को वापस भेज दे कि आप इसको रिकन्सिडर करिए, दोबारा भेजिए, या फिर उसके पास एक चौथा ऑप्शन होता है कि वो प्रेसिडेंट के, ठीक है, कंसिडरेशन के लिए बिल को होल्ड कर ले। ठीक है, आर्टिकल 201 के अंदर प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होंगी। ठीक है, या तो बिल को एसेंट दे देगा, या तो एसेंट होल्ड कर लेगा, या फिर गवर्नर को डायरेक्शन देगा कि आप बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में वापस भेज दीजिए। अगर बिल स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा फिर से पास कर दिया गया बिना कोई अमेंडमेंट किए बिल में, तो प्रेसिडेंट को जो एसेंट देनी है या नहीं देनी है, उसके बाद मतलब वापस फिर से प्रेसिडेंट तक पहुंचा, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर बाध्य नहीं है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के रिकन्सिडर्ड बिल को अपनी अनुमति, अपनी स्वीकृति दे या नहीं दे। मतलब ये समझिए कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रेसिडेंट की वीटो पावर को ओवरराइड नहीं कर सकता। ठीक है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फाइनेंशियल पावर के बारे में। ठीक, यदि कोई मनी बिल है तो वो प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के बिना पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बजट रिलेटेड, ठीक है, बजट के बारे में जो भी है, मतलब बजट भी इंट्रोड्यूस होता है प्रेसिडेंट के ही नाम से। ठीक, डिमांड ऑफ ग्रांट नहीं की जा सकती। कोई भी ऐसी कंडीशन आ गए जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यदि पैसे निकालने हैं तो बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई एडवांस लेना है, मान लीजिए कोई कॉन्टीजेंसी फंड से, मान लीजिए कोई भी ऐसी आपदा आ गई या ऐसी इमरजेंसी आ गई तो उस समय में कोई भी एडवांस अगर लेना है तो वो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के नहीं हो सकता। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करता है, फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। टैक्स पुल है उसमें से स्टेट और यूनियन के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसा भी प्रावधान करे, इस डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे किया जाएगा उसके लिए फाइनेंस कमीशन का गठन करता है प्रेसिडेंट। आगे जुडिशियल पावर के बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या जुडिशियल पावर होती हैं। ठीक है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है आर्टिकल 143 के अंडर, और ये जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगी ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। इसके अतिरिक्त कुछ पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। पार्डनिंग पावर में रिप्राइव है, रिस्पाइट है, रिमिशन है।
देखिए दोस्तों, जो पार्डनिंग पावर होती है वो आर्टिकल 72 के तहत मिलती है, ठीक है। देखिए, ये कोर्ट ऑफ अपील नहीं होती है, ठीक है। ये जो पार्डनिंग करते हैं तो ये एक तरीके से क्या होता है कि अपनी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में ही इसे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि किन किन अपराधों के प्रति पार्डनिंग पावर रखते हैं। एक तो जैसे कोई भी सेंटेंस मिली है यूनियन लॉ को वायलेट करने के लिए, ठीक है। दूसरा ये होता है कि कोई मिलिट्री कोर्ट ने कोई कोर्ट मार्शल किया है, ठीक है। कोर्ट मार्शल होने के टाइम पे उसे भी माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। या तो किसी को डेथ सेंटेंस मिली है तो वो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं कि अपने पार्डनिंग पावर से माफ़ कर सकता है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे क्यों किया गया करेगा प्रेसिडेंट भाई, उसके पास क्या ऐसे कारण होंगे। तो देखिए दोस्तों, होता ये है कि यदि कोई प्रेसिडेंट या कोई जुडिशियल गलती हो जाए, ठीक है, लॉ को एरर समझ लीजिए, जुडिशियल एरर हो जाए लॉ को इम्प्लीमेंट करते समय, ठीक है, जुडिशरी से, तो इसे करेक्ट करने के लिए होता है। दूसरा, कभी ऐसा अगर प्रेसिडेंट को ये लगे कि अपराध से कहीं ज़्यादा सज़ा दी गई है, ठीक है, मान लीजिए किसी ने चोरी करी और उसे सज़ा दे दी गई है मौत की, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकता है, ऐसे डिसीजन को बदल सकता है, ठीक है। ये कई अलग अलग तरीके होती हैं, चलिए इसको आगे हम समझते हैं, ठीक है। एक होता है जैसे कंप्लीट पार्डन। मान लीजिए किसी ने मर्डर किया, रेप किया, जो भी किया, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि इसे कंप्लीटली कन्विक्शन से इसकी कंप्लीट सज़ा माफ़ कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। ये होती है कंप्लीट पार्डनिंग। दूसरा होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है किसी भी सज़ा को, ठीक है, मतलब उसे लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसके जस्ट नीचे। जैसे मान लीजिए किसी को डेथ पेनल्टी हुई है तो इसे वो क्या करेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसको कम्यूटेशन कहते हैं। रीमिशन, ठीक है। रीमिशन में क्या होता है कि अब जैसे ये बता रहा है, रीमिशन अगर कोई सज़ा आपको हुई है, ठीक है, मतलब कि किसी भी मतलब 20 साल की आपको सश्रम कारावास की सज़ा हुई है, ठीक है, तो इसकी जो नेचर है उसको नहीं बदलेगा प्रेसिडेंट, और क्या करेगा, ये 20 को घटा के मान लीजिए 10 साल का कर देगा, लेकिन सज़ा वैसे ही होगी, जैसे सश्रम पहले था वैसे ही सश्रम अभी भी होगा। तो कमीशन में क्या हुआ, नेचर नहीं बदला गया, लेकिन कम्यूटेशन में क्या हुआ था कि नेचर को बदल दिया गया था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। अगला होता है एक रेस्पाइट, ठीक है। रेस्पाइट में क्या होता है कि अगर कोई भी सज़ा हो गई है, ठीक है, प्रेसिडेंट जो कोई आपको सज़ा मिली है उसको क्या करेगा, उसे थोड़ा कम कर देगा, ठीक है, लेकिन ये स्पेशल केसेस में होगा। अब स्पेशल केसेस जैसे कि डिसेबल पर्सन है, उसने अगर कोई अपराध किया और उसे कन्विक्ट किया गया तो उसके लिए वो थोड़ा सा रिस्पाइट कर सकता है, ठीक है, कुछ फैक्ट के लिए। मान लीजिए कोई वुमेन ऑफेंडर है और वो प्रेग्नेंट है, उस टाइम पे ऐसा कर सकता है। प्रेसिडेंट क्या करना चाहते हैं, जैसे कि वो कम्यूटेशन करना चाहते हैं या रीमिशन करना चाहते हैं, ठीक है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। रिप्राइव, ठीक है। रिप्राइव में क्या होता है कि जो भी सेंटेंस, देखिए ये स्पेशली डेथ केसेस में होता है कि डेथ केसेस में मान लीजिए अगर किसी को पेनल्टी मिली, डेथ पेनल्टी मिली, तो वो कुछ समय के लिए इसकी ये सज़ा आगे बढ़ा दी जाती है, ताकि वो जो भी उसके जुडिशियल ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसे वो एक्सप्लोर कर सके, पार्डन के लिए अप्लाई कर सके, ठीक है, ताकि उसकी सज़ा जो है कम्यूट हो जाए, थोड़ी चेंज हो जाए। कुछ इन चीज़ों के लिए ये मौका दिया जाता है, इसे रिप्राइव कहते हैं। पेनल्टी को कुछ देर के लिए यहाँ पे टाल दिया गया, ठीक है, आपको सज़ा नहीं दी जाएगी, तो आप कुछ ऑप्शंस हैं जो से आप एक्सप्लोर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर है, वैसे ही गवर्नर के पास भी कुछ पावर है आर्टिकल 161 के तहत, ठीक है। इसको ये भी पार्डनिंग कर सकता है, लेकिन ये स्टेट लॉ के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट का क्या था कि वो यूनियन लॉ के अंदर अगर कोई वायलेशन हुआ है तो उसमें वो पार्डनिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ गवर्नर कर सकता है स्टेट का। तो ये डिफरेंस क्या होता है कि, ठीक है, पहला डिफरेंस तो आप ये समझिए कि प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल हैं, जो मिलिट्री की कोर्ट होती है, कोर्ट मार्शल वाले में पार्डनिंग कर सकता है, लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती कि वो कोर्ट मार्शल से रिलेटेड कोई भी प्रावधान है उसे बदल सके। दूसरा है कि जो डेथ पेनल्टी में पार्डनिंग की पावर प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट तो पूरी कंप्लीटली आपको माफ़ कर सकता है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा कि आपने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन स्टेट में स्टेट का गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। वो डेथ पेनल्टी को, ठीक है, कम्यूट कर सकता है या कुछ और भी कर सकता है, लेकिन वो कंप्लीट फ्री नहीं कर सकता। ऐसा सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही आपको
माफ़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। जानते हैं प्रेसिडेंट कोई भी काम करता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, उसके एड एंड एडवाइस पे करता है। तो अब देखिए प्रैक्टिकल बात है बस कि अब चूँकि कोई भी होगी तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट इसको करते हैं, ठीक है। करते हैं आगे। अब ये देखिए डिप्लोमेटिक पावर है, ठीक है। ये कोई भी ट्रीटी हो, एग्रीमेंट हो, नेगोशिएशंस हो, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही कंक्लूड की जाएंगी, ठीक है। बाद में ये भले ही मैटर होगी, उसे लेके आना होगा पार्लियामेंट में और उसका अप्रूवल पार्लियामेंट से मिलना ज़रूरी है, ठीक है। अफेयर्स जो भी हैं मामले कोई रिसीव कर सकता है, डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, ठीक है, इनको भेज भी सकता है किसी अन्य देश में। दोस्तों देखिए ये सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है, डिफेंस फोर्सेस का, जो एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है। तो इन एज ए सुप्रीम कमांडर उसके पास कोर्ट मार्शल को भी पार्डन करने की पावर होती है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर, ठीक है, कोई भी पीस कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये जो है पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद ही पॉसिबल है। चलिए दोस्तों देखिए कुछ इमरजेंसी पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल 356 और 365 का यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगा सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। देखिए इनके बारे में हम अगले किसी लेक्चर में बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल अब बस इतना ही समझिए।